गुड मॉर्निंग, नमस्कार, राम राम। जैसा कि हमारी सीरीज़ चल रही है हिंदी व्याकरण की, तो उसी सीरीज़ को आगे बढ़ाते हुए आज हम जिस विषय पर बात करेंगे वो है क्रिया। क्रिया जो हमारा हिंदी व्याकरण का एक विषय है। तो आज की क्लास में आइए देखते हैं कि क्रिया के विषय में हम क्या क्या जानेंगे। सबसे पहले हम क्रिया की परिभाषा को जानेंगे, फिर हम क्रिया के प्रकार या क्रिया के भेदों के बारे में जानेंगे, और फिर जो डिटेल से हम चर्चा करेंगे वो कर्म के आधार पर जो क्रिया के दो भेद हैं, जिसमें हम कहते हैं कि पहला भेद सकर्मक और दूसरा अकर्मक, इनके विषय में हम आज की क्लास में डिटेल से चर्चा करेंगे। आइए शुरू करते हैं अपना आज का विषय क्रिया। पहले जान लेते हैं आखिर क्रिया होती क्या है। क्रिया होता है जब हम कोई काम कर रहे होते हैं, या हम कहें जिन शब्दों के द्वारा किसी कार्य के करने या होने या किसी घटना के घटने या किसी स्थिति या किसी अवस्था के विषय में जानकारी हो, उन्हें हम क्रिया शब्द कहते हैं। ठीक है, मतलब कोई कार्य हो रहा है, कोई काम हो रहा है, उसके विषय में जानकारी जो मिलेगी उन शब्दों को हम क्रिया कहेंगे। क्रिया के द्वारा हमें जानकारी प्राप्त होगी। अब प्रकार की बात करते हैं। प्रकार, क्रिया को जब हम बोलते हैं प्रकार या भेद, तो कर्म के आधार पर क्रिया के दो भेद हैं और रचना के आधार पर भी क्रिया के दो भेद होते हैं। आज की क्लास में हम कर्म के आधार पर क्रिया के जो दो भेद हैं, सकर्मक और अकर्मक, इनके बारे में बात करेंगे, क्योंकि मुख्य रूप से क्रिया के दो भेद यही माने जाते हैं, सकर्मक क्रिया और अकर्मक क्रिया। तो सकर्मक क्रिया और अकर्मक क्रिया। सबसे पहले अकर्मक क्रिया की बात करते हैं कि अकर्मक क्रिया क्या होती है। अकर्मक क्रिया वह क्रिया होती है जिस क्रिया को करने के लिए कर्म की आवश्यकता नहीं होती और उसका प्रभाव कर्ता पर पड़ता है, जो उस काम को करता है उस पर उसका प्रभाव पड़ता है। जैसे कि एग्जाम्पल लिखते हैं, देखते हैं कि राम खेलता है। ये एक वाक्य है, राम खेलता है। पहले तो ये जान लेते हैं कि आखिर इसमें क्रिया क्या है। राम खेलता है, क्या काम कर रहा है राम? इसमें जो काम कर रहा है वही क्रिया है, खेलने का, खेलता है। तो यहाँ पे क्रिया शब्द कौन सा है? खेलता है। ठीक है, जो खेलना है वो राम के द्वारा कार्य हो रहा है। राम संज्ञा है या राम इस वाक्य में कर्ता का कार्य कर रहा है और खेलना एक क्रिया है। तो ये जो वाक्य है राम खेलता है, इसमें खेलने की जो क्रिया हुई ये एक स्वाभाविक क्रिया है राम की। तो ये कौन सी क्रिया हुई? ये अकर्मक क्रिया का एक एग्जाम्पल है। अकर्मक क्रिया, यानी कि अकर्मक क्रिया वह क्रिया होती है जहां कर्म की आवश्यकता हमें नहीं होती। ठीक है, वहां उस क्रिया का प्रभाव कर्ता पर पड़ता है। और जब हम बात करते हैं सकर्मक क्रिया की, देखिए शब्द में ही लिखा है, यहां लिखते हैं सकर्मक, यानी कि किससे मिलकर के बना है? स और कर्म। सकर्मक यानी कि कर्म सहित, जिस क्रिया में कर्म की आवश्यकता हो या जो क्रिया कर्म के सहित हो वो सकर्मक क्रिया है। अकर्मक क्रिया में हमें कर्म की आवश्यकता नहीं थी। सकर्मक, स से समझ जाना सहित, साथ। ठीक है, इसमें जरूरत है, यानी कि यहां हमें कर्म की आवश्यकता होती है। जैसे देख लेते हैं, यही वाक्य देखते हैं, हमने देखा राम खेलता है। अब हम इसको लिखें, दूसरा वाक्य लिखते हैं, राम फुटबॉल खेलता है। ठीक है, राम फुटबॉल खेलता है। अब खेलने के लिए राम को यहां किसकी जरूरत पड़ी? यहां पे क्रिया क्या है? फुटबॉल खेलना। राम यहां फुटबॉल खेलने का काम कर रहे हैं ना। अब ध्यान से देखना, यहां भी यही वाक्य था, यहां भी यही वाक्य था, एक शब्द बीच में आया, उससे अकर्मक क्रिया सकर्मक बन गई।
क्योंकि यहाँ पे कर्म की आवश्यकता पड़ी। राम को खेलने के लिए फुटबॉल की आवश्यकता पड़ी, जरूरत पड़ी। तो क्या हुआ, जब यहाँ कर्म की आवश्यकता हुई तो ये क्रिया कैसी बन गई, सकर्मक क्रिया। यानी कि जब भी हम बात करें अकर्मक क्रिया की, अगर हम अकर्मक क्रिया की बात करते हैं तो इसमें हम वो सभी चीजें लेते हैं, वो सभी बातें लेते हैं जो मनुष्य की स्वाभाविक क्रियाएं होती हैं, जो मनुष्य की स्वाभाविक क्रिया, जैसे हंसना, रोना, खेलना, ठीक है, सोना, इस तरह की। जैसे ये हमने लिखा है अकर्मक के एग्जाम्पल, आना, जाना, हंसना, रोना, सोना, खेलना आदि। ये सारे काम कैसे हैं, ये सारे काम ऐसे हैं जो मनुष्य के स्वाभाविक कर्म है ना, मनुष्य के स्वाभाविक काम है। इसके लिए हमें किसी और कर्म की जरूरत नहीं पड़ती, ठीक है। और सकर्मक क्रिया, जब सकर्मक की बात करेंगे तो इसमें कर्म की आवश्यकता पड़ी, यानी कि ऐसे कार्य जिनके लिए हमें कुछ ना कुछ कर्म की आवश्यकता हो रही है, एक्स्ट्रा कुछ चीज की जरूरत है। मान लीजिए जैसे हमने एग्जाम्पल देखा, राम खेलता है, अकर्मक था, फिर सकर्मक कैसे बनाया, कुछ और कर्म लगा दिया साथ में, क्या, फुटबॉल को लगा दिया। राम फुटबॉल खेलता है, राम बैडमिंटन खेलता है। जैसे मैं कहूँ वह खाना खाती है, तो जब खाएगी तो खाने के लिए क्या चाहिए, खाना चाहिए, है ना, तो वो उसमें कर्म लग गया, वह खाना खाती है। राधा सेब खाती है, अब राधा खाती है, वो तो सीधी सी बात अगर हमने ऐसे बोली राधा खाती है, क्या खाती है, सेब खाती है, तो मतलब उसमें कर्म की आवश्यकता पड़ी हमें, है ना। जब हमें कोई भी चीज ऐसा लगे कि एक्स्ट्रा चीज की जब जरूरत हो, जहां स्वाभाविक क्रियाओं से हटके कुछ दूसरा अलग अन्य कर्म आ जाए, वहां क्रिया सकर्मक हो जाती है, अकर्मक नहीं। या हम ऐसा बोलते हैं किसी और ऑब्जेक्ट की जब नीड हो, एक्स्ट्रा ऑब्जेक्ट जब क्रिया में लग जाए तो वहां सकर्मक हो जाएगा, कर्म सहित हो जाएगी क्रिया, ठीक है। देख लेते हैं एग्जाम्पल से, समझते हैं क्रिया जिसके हमने दो भेद किए, पहला अकर्मक और दूसरा सकर्मक। अकर्मक जिसमें कर्म की आवश्यकता नहीं है और उस क्रिया का जो फल है वो कर्ता पर पड़ता है, ठीक है। क्रिया का जो फल है वो हमेशा अकर्मक में कर्ता पर उसका प्रभाव पड़ता है, फल पड़ता है, ठीक है, कर्ता पर इसका प्रभाव पड़ेगा। इसको भी हमने दो भागों में बांटा है अकर्मक क्रिया को। पूर्ण, पहला है पूर्ण अकर्मक और दूसरा है अपूर्ण अकर्मक क्रिया, ठीक है, अकर्मक, जिसके पहचानने के लिए कुछ ऐसे शब्द लिखे गए हैं, अगर आप इनको अच्छे से देख लेंगे तो आपको समझ आ जाएगा कि ये क्रिया किस प्रकार की क्रिया है। जैसे आना, जाना, हंसना, रोना, सोना, खेलना आदि, ठीक है। अपूर्ण अकर्मक, अपूर्ण अकर्मक देखो है तो अकर्मक है ना, हम सकर्मक नहीं बोल रहे, अपूर्ण है, लेकिन कैसे है, जैसे जिनमें कुछ ये शब्द आए, होना, बनना, निकल, बीमार हो गया। एक वाक्य देखिए, राम बीमार हो गया, ये वाक्य है। अब देखो काम क्या हो रहा है, एक्स्ट्रा ऑब्जेक्ट तो लगा नहीं है, वो भी तो एक तरह से हमारी स्थिति ही बता रहा है ना, स्थिति पता चल रही है कि क्रिया हमारी जो है बीमार होना, यहाँ पे बीमार हो गया है राम, ये क्रिया है। होना हम यहाँ लिखते हैं तब ये वाक्य पूर्ण होगा, राम बीमार हो गया, ठीक है। तो ये जो बीमार है, यहाँ पे बीमार, इस होना जो क्रिया है इसको पूरा कर रहा है, बीमार वाक्य ने इसको पूरा किया। राम हो गया अगर ऐसे बोले तो कुछ समझ में आएगा, बीमार पूरक का काम कर रहा है। जिन वाक्यों में पूरक की आवश्यकता पड़े वो अपूर्ण अकर्मक क्रिया कहलाती हैं। बनना, निकलना, निकलना देखते हैं, जैसे वह चालाक निकली, सीता चालाक निकली, गीता चालाक निकली, इस तरह के एग्जाम्पल हम देख सकते हैं। जो निकलना है ये अपूर्ण क्रिया है ना, चालाक जो है उसको पूर्ण कर रहा है, वह चालाक निकली इस वाक्य में, ठीक है। इस तरह से ये अपूर्ण अकर्मक क्रियाएं हैं, है तो स्वभाव की ही क्रियाएं, ऐसा तो है नहीं कुछ एक्स्ट्रा ऑब्जेक्ट तो इसमें नहीं लगा, कहीं आप ये इसमें कंफ्यूज हो जाएं, एक्स्ट्रा ऑब्जेक्ट की जरूरत नहीं। लेकिन ये दो तीन आपको चीजें याद रखनी है, होना, बनना, निकलना अपूर्ण अकर्मक है। अब सकर्मक की बात करते हैं। सकर्मक यानी कि कर्म सहित जो क्रियाएं हैं वो सकर्मक क्रियाएं हैं जिनमें कर्म की आवश्यकता पड़ती है। अब इसको भी दो भागों में बांटा गया, पूर्ण सकर्मक क्रिया और अपूर्ण सकर्मक क्रिया। ये भी वैसे ही बिल्कुल जैसे हमने अकर्मक को देखा था।
इसके लिए हम देखते हैं कुछ शब्द पढ़ना, लिखना, देना, लेना इत्यादि। जैसे हम एग्जाम्पल के तौर पे कहें कि राम पुस्तक पढ़ता है। अब जब पढ़ रहा है राम, तो पढ़ने के लिए उसे किसी न किसी चीज की जरूरत पड़ी। वाक्य में हमने देखा किसकी जरूरत पड़ी? राम पुस्तक पढ़ता है, या पढ़ रहा था, पढ़ रहा है, या पढ़ रहा होगा, कुछ भी हो सकता है, किसी भी काल में हम बात कर सकते हैं। लेकिन जो पढ़ना क्रिया है, अब पढ़ने के लिए राम को पुस्तक की जरूरत पड़ी, एक्स्ट्रा ऑब्जेक्ट की नीड आई है वाक्य में, यानी कि कर्म आया है ना, अलग से जो कर्म है उसकी जरूरत हमें पड़ी है। तो ये क्रिया कैसी हो गई? सकर्मक क्रिया। अब हम कहते हैं लिखना। राधा पत्र लिख रही है ना, तो पत्र की जरूरत पड़ी लिखने के लिए। लिखने के लिए हमें किसी चीज की जरूरत पड़ेगी ना, तभी तो लिखेंगे हम। तो वो क्या बन गया? कर्म बन गया। राधा पत्र लिख रही है। तो लिखने के लिए हमें आवश्यकता पड़ी पत्र की, यानी कि इसमें जो पत्र है वो कर्म का कार्य कर रहा है, कर्म की आवश्यकता पड़ी हमें, इसलिए ये सकर्मक क्रिया है। देना। देना, मैं उत्तम को फल दे रही हूं, है ना, मैं उत्तम को फल दे रही हूं। तो देने के लिए जरूरत किसकी पड़ी? फल की। लेना, मैंने सीता से कुछ पुस्तकें ली। तो लेना, लेने के लिए भी किसी न किसी चीज की जरूरत पड़ेगी, देने के लिए भी किसी न किसी चीज की जरूरत पड़ेगी। लिखने के लिए हमें हमेशा कुछ ना कुछ चीज की आवश्यकता है, पढ़ने के लिए भी हम किस चीज को पढ़ेंगे उसकी आवश्यकता है। तो जहां पे दूसरा एक्स्ट्रा कर्म आ जाए, या कर्म की जहां आवश्यकता पड़े क्रिया में, स्वाभाविक क्रियाएं न होकर के किसी कर्म की जब जरूरत पड़ती है, तो वह क्रियाएं कैसी हो जाती हैं? सकर्मक क्रियाएं। इसको भी हमने पूर्ण सकर्मक और अपूर्ण सकर्मक में बांटा। अपूर्ण सकर्मक भी हमने उसी प्रकार से देखा जिस प्रकार से हमने अपूर्ण अकर्मक को देखा था। ठीक है, मानना, चुनना, बनाना और समझना, ये इसके एग्जाम्पल हैं। कुछ शब्द को याद रखना आप इसको। वैसे ये पूर्ण रूप से पूरी सकर्मक क्रियाएं हैं। अब जब हमने अकर्मक और सकर्मक को अच्छे से समझा, अकर्मक कौन सी क्रियाएं? जहां पे कर्म की आवश्यकता ना हो, और ऐसे कर्म आए, या हम कहें ऐसी क्रियाएं होती हैं जो मनुष्य की स्वाभाविक क्रियाएं हैं। देखो, सोना हमारा स्वभाव है, हंसना, खेलना, रोना, ठीक है, ये हमारी नेचुरल क्रियाएं हैं, किसी और एक्स्ट्रा कर्म की जरूरत नहीं है, इसलिए अकर्मक है। और सकर्मक, जब हमें कर्म की आवश्यकता पड़ती है, जब किसी क्रिया को करने के लिए किसी कर्म की हमें आवश्यकता पड़े, या हम सीधे से एक बात समझ सकते हैं, सिंपल भाषा में अगर इसे समझे, सकर्मक और अकर्मक को, किसी एक्स्ट्रा ऑब्जेक्ट की जो नीड है, जब वो हो जाए। अगर हम कहें पक्षी उड़ रहे हैं, ठीक है, पक्षी उड़ रहे हैं, तो वो क्रिया अकर्मक है क्योंकि उसका स्वभाव उड़ना है। अगर हम कहें पक्षी आकाश में उड़ रहे हैं, तो वही क्रिया सकर्मक बन गई, क्योंकि अब आकाश एक्स्ट्रा ऑब्जेक्ट की तरह काम कर रहा है, या उसमें जो एक्स्ट्रा कर्म लगा है वो उसको सकर्मक बना रहा है आकाश। ठीक है, कर्मक क्रिया और द्विकर्मक क्रिया। एक कर्मक क्रिया और द्विकर्मक क्रिया वैसे पूर्ण सकर्मक क्रिया के ही भाग होते हैं, लेकिन इनको हम स्वतंत्र रूप से भी पढ़ते हैं। तो एक कर्मक क्रिया, एक कर्मक नाम से ही पता चल रहा है कि एक कर्म जिस क्रिया में लगा होगा वो होगी एक कर्मक क्रिया। और द्विकर्मक क्रिया, द्वि मतलब दो कर्म जिसमें लगे हों। ठीक है, एक कर्मक में एक कर्म लगा है और द्विकर्मक में दो कर्म लगे हैं। जिन क्रियाओं में एक कर्म के होने का हमें पता चलता है वो एक कर्मक क्रिया कहलाएंगी, और जिन क्रियाओं से हमें दो कर्म होने का पता चले वो द्विकर्मक क्रियाएं कहलाती हैं। देख लेते हैं एग्जाम्पल से और क्लियर हो जाएगा। वह सेब खाता है, इस वाक्य से हमें क्या पता चला? कितने कर्म हुए? एक ही कर्म हुआ, क्योंकि वह सेब खाता है ना। राम पुस्तक पढ़ता है, ठीक है, क्यों एक ही कर्म हो रहा है कि राम पुस्तक पढ़ रहा है। इस तरह के जिन वाक्यों में एक ही कर्म के बारे में पता चले, एक ही प्रकार की क्रिया हो रही हो कर्ता के द्वारा, वो एक कर्मक क्रियाएं कहलाएंगी। अब देख लेते हैं द्विकर्मक। द्विकर्मक मैंने
में हमेशा दो कर्म आएंगे, दो कार्यों के होने के बारे में पता चलेगा। मैंने राधा को फल दिए, पहला काम क्या है? राधा को, फिर दूसरा फल दिए, है ना। पहला काम फल दिए, लेकिन दिए किसको? राधा को। तो दो चीजें आ गई इसमें, दो कर्म हो गए। मैंने राधा को फल दिए, मालिक ने नौकर को पैसे दिए, दो कर्म आ गए। पहला क्या? मालिक ने क्या किया? नौकर को बुलाया, फिर उसको पैसे दिए, दो कर्म हो गए। ऐसे ही मैंने राधा को फल दिए, ठीक है, दो कर्म हो गए। अब इसमें जो इंपॉर्टेंट चीज है, दो कर्म आपको पता चल गए हैं कि जिसमें दो काम हो रहे हो, इसमें मुख्य कर्म कौन सा है और गौण कर्म कौन सा है, ये भी पता होना चाहिए। जैसे मैंने राधा को फल दिए, अब यहां लिख देती हूं, मैंने राधा को फल दिए, ठीक है। अब इसमें दो काम हो रहे हैं, एक तो है फल देने का, एक है राधा को, है ना। एक तो फल दिया, एक राधा को दिया, ये दो कर्म हो गए इसमें। अब ये चीज देखनी है कि इसमें मुख्य कर्म कौन सा है और गौण कर्म कौन सा है। तो हमेशा याद रखना, जो मुख्य कर्म होगा वो कहाँ होगा? वो हमेशा होगा ये वाला, फल दिए। वो कैसे? मुख्य कर्म विभक्ति के पास होगा, जो विभक्ति है, को विभक्ति इसके साथ जो इसके बाद आएगा, विभक्ति के बाद जो कर्म आया वो है मुख्य कर्म। ये एक चीज और, एक तरीका और है इसको जानने का, अप्राणीवाचक होता है हमेशा। जो मुख्य कर्म होगा अप्राणीवाचक फल, है ना, और प्राणीवाचक इसमें राधा है, ये है गौण कर्म, गौण कर्म, या हम इसको प्राणीवाचक बोल सकते हैं, ठीक है। ये दो चीजें हमेशा याद रखना। मुख्य कर्म कौन सा होगा? लगभग अंत में होता है, ज्यादातर बहुत दूर होता है, ठीक है, वो पास नहीं होता, वाक्य के अंत में लगभग होता है। और होता कैसा है, इसके लिए आपको दूसरी चीज याद रखनी है कि ये अप्राणीवाचक होगा, प्राणीवाचक नहीं होगा। अगर प्राणीवाचक है तो वो गौण कर्म है, ठीक है। आपको ये चीजें याद रखनी है, इससे आपको और क्लियर हो जाएगा, कभी नहीं भूलोगे कि मुख्य कर्म क्या है और गौण कर्म क्या है। तो ठीक है, आज की क्लास में हमने क्रिया पर पूरी डिटेल से चर्चा की, पूरे विस्तार से हमने क्रिया के बारे में जाना। और आज हमने जाना क्रिया की परिभाषा क्या होती है, क्रिया के भेद कितने हैं, कर्म के आधार पर क्रिया के कौन से भेद हैं, सकर्मक क्रिया और अकर्मक क्रिया। फिर हमने सकर्मक क्रिया और अकर्मक क्रिया के बारे में पूरे विस्तार से जानकारी ली, एक कर्मक क्रिया और दो कर्मक क्रिया के विषय में भी जाना। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।